दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। ठीक है, ये हमारा छठा अध्याय है और इसके सबसे पहले हम संपूर्ण अर्थ को समझेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा ये षष्ठ पाठ है। षष्ठ का मतलब छठा, पाठ मतलब अध्याय, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। क्योंकि हमारे देश में हर मुख्य अवसर पर जो है संस्कार का अनुष्ठान होता है, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। छोटा सा ये परिचय दिया गया है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर भी बहुत बढ़िया चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैं डायरेक्ट इसके अर्थ को बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद जो है बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाता है और एग्जाम टाइम अभी नज़दीक है, इसीलिए। बाकी श्लोक अगर कहीं दिखता है तो श्लोक हम पढ़ के उसका अर्थ बताते ही हैं, लेकिन इसमें श्लोक है नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट अर्थ बताएंगे। कहता है भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टता को धारण करती है। यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार अनुष्ठान होता है। हमारे भारत में समय समय पर क्या होता है? संस्कार का अनुष्ठान। आजकल संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग होता है, किंतु यह संस्कार भारत के संस्कृति का उपकरण है। यह संस्कार जो है हमारी भारत की संस्कृति का उपकरण है, जो भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है, हम लोग संस्कार से ही पता करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? कोई अगर आदमी मान लीजिए चिल्लर आदमी पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि उसका संस्कार जो है गिरा हुआ है, और कोई अच्छा इंसान मिलता है तो वाह कितना संस्कारी इंसान है, कितना समझदार आदमी, तो बहुत अच्छा संस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, इस तरह तो भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है संस्कार। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। हमारे भारतीय जो विदेश में रहते हैं वह संस्कारों के प्रति बहुत ही ज़्यादा उन्मुख है और जिज्ञासु है। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय यानी छोटा सा परिचय और उनके महत्व को बताया गया है। तो अब यहाँ से पाठ हमारा शुरू होता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किया। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ही ज्ञात होता है। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान हमको पता चलता है किससे? संस्कारों से। उसी के अनुसार हम लोग चलते आए हैं। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो, अपने से श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद हो, होम हो और परिवार के सदस्यों का मिलन हो। ये सब उसी जमाने के ऋषियों की कल्पना थी। हालांकि अभी भी हम इसको निभाते आ रहे हैं, खत्म नहीं किए हैं। तो यह संस्कार है। यह क्या है? संस्कार। कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, कोई भी सत्यनारायण भगवान का ही पूजा कराते हैं तो उसमें वेद मंत्र का पाठ किया जाता है नहीं, और अपने से श्रेष्ठ यानी जो बड़े होते हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, होम होता है नहीं, और थोड़ा बहुत अगर बड़ा बड़ा पर्व करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे परिवारों का मिलन होता है। विवाह संस्कार जैसे हो गया, उसमें बहुत से दूर दूर के लोग आते हैं, जिससे सभी परिवार एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तो परिवार के सदस्यों का मिलन हो। यह सब संस्कारों के अनुष्ठान में ही संभव है, बिना संस्कार के यह संभव नहीं है। इस प्रकार संस्कार जो है महत्व को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? महत्व को। कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ के परिमार्जित रूप और गुणाधान रूप को भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में, ठीक है, संस्कार जो है दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि संस्कार जो है किसको दूर करने में योगदान देते हैं? तो दोषों को। किसको ग्रहण करने में योगदान देते हैं? गुणों को। ठीक है, अब आगे है संस्कार के प्रायः 5 विधि है।
ठीक है। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति, जन्म पूर्वाश्रय शैशवासट शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्काराः विवाह रूपः एकः मरणोत्तर संस्कारः च एकः। ठीक है। संस्कार की 5 विधि है। संस्कार की कितनी विधि? 5 विधि। 5 तरीके से कुल 16 संस्कार होते हैं। तरीका 5, संस्कार 16। तो संस्कार की प्रायः 5 विधि है, जिसमें पहला हो गया जन्म से पहले, फिर शिशुवावस्था, शैक्षणिक अवस्था और गृहस्थ संस्कार और मरने के बाद एक संस्कार। तो ये 5 संस्कार होते हैं, यानी 5 विधि, और टोटल होते हैं 16 संस्कार। क्योंकि जन्म से पूर्व जो होते हैं वहाँ 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कोई बच्चा जो जन्म लेता है उससे पहले 3 संस्कार किया जाता है। फिर शैशवावस्था में जैसे वो शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद वहाँ पर 6 संस्कार होता है। ठीक है। उसके बाद वह शिक्षा जब ग्रहण करने लगता है तो वहाँ पर 5 संस्कार। उसके बाद हमारा गृहस्थ संस्कार में एक होता है जो कि विवाह होता है, और हमारा आखिरी बच जाता है जिसको मरने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार 16 संस्कार हैं। कितने? 16 संस्कार। विधि कितनी है? तो 5 विधि 16 संस्कार। ऑब्जेक्टिव में आता है कि संस्कार की मुख्यतः विधि कितनी है? तो 5। संस्कार कितने हैं? 16। जन्म से पहले कितने? 3। शैशवावस्था में 6। शैक्षणिक में 5। गृहस्थ संस्कार में कौन? 1 ठो विवाह, और मरने के बाद एक संस्कार। अब बारी बारी से सबको समझते हैं। तो जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन 3 होते हैं। बताए थे जन्म से पहले 3, तो 3 कौन सब? एक गर्भाधान हो गया, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। ठीक है। तो समझते हैं कि गर्भाधान में क्या होता है। तो यहाँ पर गर्भ की रक्षा हो। ठीक है। गर्भाधान में क्या होता है? गर्भ की रक्षा हो, मतलब गर्भ में जो बच्चा है वह सुरक्षित रहे। ठीक। दूसरा है पुंसवन। पुंसवन का मतलब जो गर्भ में है वह संस्कारी हो। वह कैसा हो? संस्कारी। और तीसरा हमारा जो सीमांतोन्नयन है, उसका अर्थ हुआ जो गर्भवती है वह प्रसन्न हो, ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है। तो तीनों का अर्थ समझ लिए। उसके बाद शैशवावस्था में जो 6 संस्कार होता है उसमें से हो गया जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद क्रमशः होते हैं। ठीक है। शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद क्रमशः होते हैं। जात कर्म का मतलब होता है जैसे बच्चा जन्म ले लिया तो उसके बाद उसका वह किस जाति में, किस कुल में, किस खानदान में लेता है उसको कहते हैं जात कर्म। ठीक है। उसके बाद उस बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो वह नामकरण संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको और उसकी माता को कुछ दिन के लिए घर के अंदर रखा जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसको घर से बाहर निकाला जाता है, तो उस संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण। क्या कहते हैं? निष्क्रमण। उसके बाद अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम में अगर बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको एकदम दही चूड़ा रसगुल्ला खिलाया जाता है। ठीक है। उसको कहते हैं अन्नप्राशनम। फिर है चूड़ाकर्म और कर्णवेद। कर्णवेद से हमारा तात्पर्य है कि यह तो होता है संस्कार प्रायः बच्चियों में, जो लड़की होती है उनके कानों को बेधा जाता है, मतलब छेद किया जाता है एक तरह से। ठीक है। तो इस प्रकार शैशव संस्कार में हमारा कितना हो गया? 6। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। ठीक है। फिर आगे हमारा है शिक्षा। शिक्षा संस्कार में बताए थे 5, तो 5 में कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन, ये 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारों में पहला अक्षरारंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन, ये संस्कार हैं। अक्षरारंभ में बच्चे को अक्षर लिखना और अंक लिखना
शिशु प्रारंभ करता है। ठीक है, अक्षर आरंभ में बच्चे को वही सिखाया जाता है, अंक कैसे लिखें, शब्द कैसे लिखें, मतलब हाथ पेंसिल से पकड़ के क और अ सिखाया जाता है इस तरह से। फिर उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुजी द्वारा शिष्य का अपने घर में ले आना। हालांकि यह अभी नहीं चलता है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल वाला, उस समय यह होता था। ठीक है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुजी द्वारा शिष्य का अपने घर में ले आना। वहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। जब गुरुकुल में बच्चा रहता था तो वहाँ पर बच्चा सब शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। फिर आगे हमारा है वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु के घर में ही शिष्य वेद को पढ़ना शुरू करता था। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। पहले कुछ पढ़ाया जाए या नहीं जाए, लेकिन वेद का पाठ निश्चित कराया जाता था। इसीलिए प्राचीन शिक्षा में वेदों का महत्व बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत अच्छा माना जाता था। हालांकि अभी तो वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता है हमारे विद्यालयों में, कहीं पर भी नहीं। लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति में बहुत जरूरी था। फिर है हमारा केशांत। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला मुंडन होता था। ठीक है, केशांत संस्कार में क्या होता था? केश को काटा जाता था, जिसको कहते हैं मुंडन। तो गुरु के घर में ही शिष्य का पहला मुंडन होता था। यहाँ गाय का दान मुख्य कर्म माना जाता था। केशांत संस्कार यानी मुंडन संस्कार में गाय का दान मुख्य कर्म माना जाता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका नाम बदल करके गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि किस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, तो क्या होगा? केशांत। क्या होगा? केशांत। केशांत संस्कार का नाम बदल करके गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। फिर हमारा बच गया समावर्तन। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था। समावर्तन संस्कार का मतलब हुआ कि उसका मान लीजिए पढ़ाई लिखाई पूरा हो गया, अब शिष्य का जो है गुरु जी के घर से विदाई लेकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। शिक्षा के अवसान यानी समाप्त होने पर शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। गुरुजी जो थे, शिक्षा के खत्म होने पर शिष्यों को उपदेश देकर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म का प्रतिपादन होता है। उपदेश में क्या सिखाया जाता है? जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन को करने में प्रमाद न करो। प्रमाद का मतलब आलस्य। अपने अध्ययन को करने में कभी भी आलस्य न करो। ये सब बता करके उसको विदा किया जाता था गुरुकुल से। तो यहाँ से अब हम चलेंगे किसमें? गृहस्थ संस्कार में। और गृहस्थ संस्कार में बताए थे एक होता है जो कि होता है विवाह। तो विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में पूर्णतः कब प्रवेश करेगा? तो विवाह संस्कार से। विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है। ऐसा माना जाता है कि विवाह सबसे पवित्र संस्कार है। यहाँ भिन्न भिन्न विधियां और कर्मकांड होते हैं। इस विवाह संस्कार में बहुत सारे विधियां और कर्मकांड है, जिसमें वाकदान मतलब गपशप जिसको कहते हैं, शादी से पहले जो है गपशप किया जाता है। लड़का लड़की के घर जाकर के जो है मतलब देखा जाता है, पसंद किया जाता है, वहाँ पर गपशप, वो वाकदान हो गया। उसके बाद हो जाता है मंडप निर्माणम, तब फिर मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, ये भी किया जाता है। फिर वर वधु का निरीक्षण, फिर वर वधु का क्या किया जाता है? निरीक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं जयमाला। ठीक है, वो होता है। उसके बाद होता है कन्यादान, फिर अग्नि की स्थापना,
फिर पानी ग्रहण, फिर होम, सप्तपदी और सिंदूरदान, ये सब है। थोड़ा सा इसका डिटेल्स दिया गया है किताब में, तो मैं वो बता देता हूँ। तो सप्तपदी का मतलब दिया है कि विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना, ठीक है, इसको सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी का क्या मतलब हुआ कि विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना, ठीक है। फिर दूसरा है लाजा होमः। लाजा होमः किसको कहते हैं? तो धान के लावे से किया जाने वाला हवन, धान का लावा वाला हवन होता है, उसको लाजा होमः कहते हैं। बस यही 2 ठो दिया था। और तो बताइए दिए, सिंदूरदान होता है, सप्तपदी, होम होता है, ये सब क्रिया होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बताते हैं कि विवाह पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है। यहाँ भिन्न भिन्न विधियां और कर्मकांड होते हैं, जिनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का निरीक्षण यानी जयमाला, फिर होता है कन्यादान, ठीक है। कन्यादान एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, क्योंकि वहां पर एक पिता जो है अपनी सुपुत्री को दान करते हैं। फिर अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, होम, सप्तपदी और आखिर में सिंदूरदान, ठीक है। सभी जगह जो है समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है, ठीक है। सभी जगह जो है समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। और जब जैसे विवाह हो गया उसके बाद फिर से वही गर्भाधान वाला शुरू हो जाएगा ना। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः होता है और जीवन चक्र घूमते रहता है, ठीक है। अब एक संस्कार हमारा बच गया जो कि मरने के बाद होता है, उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। तो अंत्येष्टि का अर्थ दिया गया है कि अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है, तो सबको अग्नि में जलाना, ठीक है, सबको अग्नि में जलाया जाता है अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत। कुछ विशेष परिस्थिति में सबको भूमि में गाड़ा भी जाता है, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में सबको भूमि में गाड़ा भी जाता है, इसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? उपाय नहीं, उपादान संस्कृत है, सॉरी संस्कृत कहते हैं। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, ठीक है, क्या है? संस्कार। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो बताए थे संस्कार की 5 विधियां होती है, जिनमें कुल 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, 5 विधि है और 16 संस्कार है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार बताए थे शिक्षा काल में। कब आता है? शिक्षा काल में। प्रश्न 3 चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? जन्म से पहले, गुरु के घर, मरने के बाद, शैशवावस्था। तो हम बताए थे शैशवावस्था में जब बचपन वाला उम्र रहता है उस समय चूड़ा कर्म होता है। फिर आगे है शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न संख्या 5 कहता है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में, ऑप्शन 1। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो यह भी विवाह में होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो दाह संस्कार, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, ऑप्शन ए। 8 कहता है जन्म के पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म पूर्व त्रय बताए थे, जन्म पूर्वाश्र त्रय, यानी जन्म के पहले जो है 3 संस्कार, ऑप्शन डी। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में? तो शैशवावस्था में, यानी बचपन में, यानी जन्म के बाद जो होता है दूसरा संस्कार, उसमें। प्रश्न 10 कहता है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में सिर्फ और सिर्फ 1 संस्कार, जो कि विवाह होता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है सप्तपदी
ठीक है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? तो विवाह में होता है, ये बताए थे। सप्तपदी जो होता है किसमें? विवाह में हमारा होता है। वो जो किया जाता है अल्पना विशेष में पैर रख के 7 बार। फिर है 12 नंबर, बचपन में कितने संस्कार होते हैं निःशेषवावस्था में? तो क्या हो जाएगा? 6। कितने हो जाएंगे? 6। प्रश्न 13 कहता है गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं? तो ये जन्म से पहले। ऑप्शन ए। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16, कहता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जो है जन्म से पहले का संस्कार है, कि जो उसमें गर्भवती है वह खुश रहे। प्रश्न संख्या 18 कहता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। तो ब्रह्मचारी। ठीक है, क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्रश्न 19, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? गुरु नहीं करेगा, शिष्य। शिष्य जो है शिक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए वहां पर रहते थे गुरु के घर में। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं? उपदेश। बताए थे, धर्म का पालन करो, यही सब। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? वेदों का आरंभ कहाँ पर होता था? सबसे पहले गुरु के घर में। 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 23, भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? संस्कार में। ठीक है, किसी को हम संस्कार से ही जानते हैं कि कैसा है। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम था समावर्तन। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या हो जाएगा? समावर्तन। ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 25, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण होता है विवाह संस्कार में है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? वाकदान, सिंदूरदान, कन्यादान, ये सब तो आता है। क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन बी, गोदान। ये तो शिक्षा संस्कार में आता है, गोदान। मुंडन के वक्त जो दिया जाता था। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के अवसान में, जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी उसके बाद गुरु जो है शिष्यों को उपदेश दे करके घर भगा देते थे। 28, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? कहाँ होता था? गुरु के घर में। क्षौर कर्म का मतलब वही मुंडन। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 29, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से। किसी का चरित्र कैसा है उसके संस्कार से हमको पता चल जाता है। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 30, बोलता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार में क्या करते हैं? सबको जलाया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में गाड़ा भी जाता है। फिर है गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? किस संस्कार के होगा? तो केशांत। किस संस्कार के? केशांत। 32 कहता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? गोदान को ही कहा गया है केशांत संस्कार, क्योंकि इसमें गाय का दान करना महत्वपूर्ण माना जाता था। 32 का डी। 33, वाकदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले होता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जन्म से पहले पुंसवन होता है। प्रश्न संख्या आखिरी, कहता है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? टोटल 16। बताए 16, विधि है 5, संस्कार 16। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव खत्म होता हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।